हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का डिप्लोमा क्लासेस पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम लोग सीआईटीएस के अंतर्गत वर्कशॉप कैलकुलेशन का ग्रुप 2 का लेवल 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है अंडर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली आर। इसमें आपसे पूछा गया जो एसआई यूनिट सिस्टम का मात्रकों का एसआई सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत यदि हमारी लंबाई और पदार्थ की मात्रा दी गई है तो उसका मात्रक क्या होगा। सबसे पहले हमें देखना है कि लंबाई का मात्रक क्या होगा और उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस देखना है। ये सेंटी तो आप देख सकते हैं जो हमारी एसआई की मौलिक इकाइयां हैं, जिसमें 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 आपकी लंबाई, द्रव्यमान, समय, पदार्थ की मात्रा। तो आप देख सकते हैं लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है। लंबाई का जो मात्रक है लंबाई का जो मात्रक है लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है। लंबाई का मात्रक क्या है आपके पास? लंबाई का मात्रक मीटर है। और पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल है। तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ये तो हो नहीं सकता। पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, पहला तो होगा नहीं। दूसरा करें मीटर एन केजी, दूसरा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केजी नहीं होता है। तीसरा देख लेते हैं मीटर एंड मोल। हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि लंबाई को मीटर में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। तो पहले का आपका जो होगा, पहले का ऑप्शन नंबर 3। और आप देख सकते हैं कि हर बार आपसे जो मूल मात्रक होते हैं उससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आप मूल मात्रक को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बार बार चीज़ें रिपीट कर रही हैं। आगे देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 1 गैलन, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? 1 गैलन में 1 यूएस गैलन में 3.54 लीटर्स होते हैं। लेकिन आपका जो बोर्ड है ने आपका जो आंसर दे रखा है, वो आपका आंसर दे रखा है ये चौथा दे रखा है। ये आपका आंसर है। ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड है। ये आपकी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड। और वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो आप यही है, बेहतर होगा कि जो आपके आयोग ने या आपके जो बोर्ड ने जो आंसर कंसिडर किया उसको करें। उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? उसके हिसाब से ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 4 है। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन सा है? 4 वाला है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। ये होगा सही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये फिर से आपके पास क्या है? ये आपका ये आपका क्या है? एक दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस है। इसमें वेरिएबल हमारा एक्स और वाई है और इनकी घातें कितनी है? 1 है। इसलिए इसको लीनियर बोला गया है। तो इसको सॉल्व करना है, एक्स और वाई को मान निकालना है। मान लेते हैं हम लोग 7x - 5y बराबर 45 को इक्वेशन नंबर 1, 2x + 3y बराबर 4 की इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में 2 से गुणा कर देते हैं और इक्वेशन नंबर एक में 2 से गुणा कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में 7 से गुणा कर देते हैं और दोनों क्या करते हैं? घटा देते हैं। जब इसको 2 से इक्वेशन नंबर एक को जब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14x - 10y इक्वल टू 45 दूना 90 हो जाएगा। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को यदि हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को यदि 7 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 14x + 7 21y + 7 को 28 होगा। जब इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? y बराबर कितना निकल के आ जाएगा? -2 निकल के आएगा। अब y बराबर -2 किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में रखिए चाहे इक्वेशन 2 में रखिए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, y बराबर -2 जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया। जब ऐसा पुट किया तो x बराबर कितना गया? x बराबर 5 आ गया और y बराबर -2 है। तो देख लेते हैं
x बराबर 5 और y बराबर -2, तो हमारा क्या हो जाएगा, यही आपका राइट राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है इसमें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फिगर गिवन बिलो शोज एन एप्लीकेशन ऑफ, जो नीचे आपको जो चित्र दिखाया गया है, ये एप्लीकेशन क्या है। तो ये क्या है, ये जो ये क्या जो ये एप्लीकेशन ऑफ, ये जो दिया गया है वो किसका किस नियम पर आधारित है। पहला ये चार्ल्स नियम है, दूसरा पास्कल नियम। तो आपका क्या हो जाएगा, पास्कल नियम है। क्या ये पास्कल के नियम पे आधारित है। क्यों, क्योंकि आपके पास ये कंटेनर दिया गया है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कंटेनर दिया गया है। ये कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या हुआ, ये क्लोज कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा गया है। यहाँ पे लिक्विड भरा गया। तो यहाँ पर यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कंटेनर का साइज क्या है, कम है, और इस कंटेनर का क्या है, इस कंटेनर का आपका साइज क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो है ये पास्कल के नियम पर आधारित है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, अधिक कम बल लगाकर अधिक बल को इसे अधिक बल को प्राप्त करते हैं। जनरली क्या होता है, ये जो व्हीकल्स होती हैं, जो भार होती है, उनको क्या करते हैं, उठाने के लिए कार के उठाने के रूप में प्रयोग होता है। तो जो पास्कल का नियम क्या बोलता है, पास्कल का नियम है, इसका जो नियम आधारित पास्कल का नियम क्या बोलता है, एक सीमित तरल पर लगाया गया बाहरी स्थैतिक दाब सभी दिशाओं में पूरे तरल में समान रूप से वितरित या प्रसारित होता है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे ये आपका मान लीजिए, ये आपका ये एक आपका कंटेनर है जिसका साइज एक कंटेनर ये है आपके पास, और एक कंटेनर ये है। दो कंटेनर है आपके पास। दोनों कंटेनर को मैंने क्या किया, एक पाइप से जोड़ दिया। ये आपकी क्या हो गई, ये पाइप हो गई है, पाइप जोड़ दिए। और इसमें क्या भर दिया हमने हमने कंटेनर ना बोल के सिलेंडर बोला जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो लिक्विड भर दिया, वाटर भर दिया, और यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया हमने। ये पिस्टन है आपके पास, और यहाँ पर भी पिस्टन लगाया, ये पिस्टन लगा दिया हमने। और यहाँ पिस्टन पर एक हमने प्रेशर लगा, यहाँ पर हमने एक बल लगाया F1, और यहाँ पर आपको बल कितना मिलेगा, यहाँ पर बल मिलेगा F2। मान लेते हैं इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A1 है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2 है। और आप देख सकते हैं जो जो पिस्टन, ये जो आपका सिलेंडर जो बोलते हैं सिलेंडर नंबर 2 है, सिलेंडर नंबर 1 है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A2 इज ग्रेटर देन क्या है, A1 है। A2 इज ग्रेटर देन A1 है। और हमें पता है कि ये पॉइंट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको मान लेते हैं 1, और ये पॉइंट मान लेते हैं इसको 2। दोनों जो पॉइंट्स हैं वो जो दोनों एक ही लेवल पे हैं, ये दोनों क्या हैं, एक ही लेवल पे, ये दोनों पॉइंट क्या हैं, एक ही लेवल पे हैं। तो इस बिंदु, क्योंकि आपके पास जो लिक्विड है, वाटर जो होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, तो जो जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर क्या होगा, आपके बिंदु 2 पर होगा, क्योंकि सेम कनेक्टेड फ्लूइड है। पास्कल के नियम के हिसाब से ये जो फ्लूइड है वो सेम सेम एलिवेशन पे है। क्या है ये जो दोनों, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड ना बोल के जो तरल है, वो दोनों सेम एलिवेशन है, दोनों में हाइट का डिफरेंस नहीं है। तो जो प्रेशर 1 पर होगा वही प्रेशर क्या होगा, आपके 2 पर होगा। तो प्रेशर का मान क्या होगा, दोनों बिंदु 1 और बिंदु 2 पर प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो P1 बराबर हो जाएगा P2 के। और हमें पता है जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया, जो एरिया के हमेशा लंबवत लगता है, याद रखिएगा, उस एरिया के लंबवत लगता है। तो P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, F1 बाई A1 लिख सकता हूँ। उसी तरह से P2 क्या लिख सकता हूँ, F2 बाई A2 लिख सकता हूँ। अगर मेरी आवाज़ अगर मेरी स्पीड अगर कम है पढ़ाने की, तो आप यूट्यूब पे 1.2 या 1.5 करके इसको देख सकते हैं, बस समय बचेगा। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारा आउटपुट था। तो F2 क्या हो जाएगा, F2 का मान कितना हो जाएगा, F1 इंटू
A2/A1 हो गया। और हमें पता है कि A2/A1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि A2 का मान हमेशा A1 से बड़ा है। तो इसका मतलब है कि जो F2 है, जो आपका आउटपुट में फोर्स मिल रहा है, जो आउटपुट में फोर्स मिल रहा है, वो जो आउटपुट फोर्स मिल रहा है, मान लेते हैं इसको एक्स ले लेते हैं, आउटपुट में जो फोर्स मिल रहा है हमेशा F1 के जो F1 में जितना आप लोग फोर्स लगाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब मान लेते हैं अगर x1 आपका मान लेते हैं 2 रख दें, तो F2 जो क्या हो जाएगा, F2 जो हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा F1 के। इसका मतलब है आप जितना बल लगाओगे उस बल का जो 2 गुना को क्या मिलेगा, F2 मिलेगा। वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, इस एरिया पर निर्भर कर रहा है। तो जितना आउटपुट का सिलेंडर का डायमीटर आप लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे आपको इतना आउटपुट अधिक मिलेगा। या फिर क्या कह सकते हैं, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 का 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 में क्या कह रहा है, मरकरी बॉयल्स एट डैश डिग्री सेल्सियस एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड अबव दिस टेम्परेचर फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर इज यूज। कहने का मतलब है जो आपके पास मरकरी होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वह क्या होता है, वो 357 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। कितना, 357 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। और जनरली होता क्या है, जो आपका जो आपका जो आपका हाई टेम्परेचर जैसे 357 होता है, और मान लीजिए आपको जो टेम्परेचर मापना है वो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 400 से लेके मान लेते हैं 4000 तक का टेम्परेचर, 4000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मापना है। तो आपको जैसे ही आप लोग मरकरी वाला यूज करोगे थर्मामीटर, वो मरकरी क्या कर जाएगा, बॉल कर जाएगा, तो आपकी रीडिंग नहीं सही आएगी। तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आता है पायरोमीटर आता है। क्या आता है, पायरोमीटर, जिसे हम लोग क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। पायरोमीटर भी क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिपीट कर जा रहा है। पिछले पिछले लेवल 1 में ये आया था आपके। 6 का देखते हैं। 6 में कह रहा है, व्हाट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर शोन इन द फिगर। जो हीट होती है, हीट अगर किसी हीट जो हीट होती उष्मा होती है, जो उष्मा होती है, उष्मा, उसका जो संचरण होता है वो 3 विधियों से होता है। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, और तीसरा होता है रेडिएशन। रेडी कंडक्शन जो है वो बेसिकली सॉलिड्स में होता है, सॉलिड्स प्लस लिक्विड्स में होता है। ये आपका लिक्विड्स में होता है। और ये जो होता है ये विदाउट मीडियम होता है, विदाउट मीडियम। मतलब क्या है कि जब कभी भी हीट का ट्रांसफर सॉलिड्स के बीच में होता है तो वो जनरली कंडक्शन के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है, मतलब लिक्विड में होता है तो क्या होता है, वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। और रेडिएशन में, जब रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है तो कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट, अगर दो बॉडी मान लेते हैं, दो बॉडी, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ये पहली है दूसरी है, और इनके बीच अगर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो इसके यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, नो मीडियम। चाहे यहाँ पर वाटर हो चाहे यहाँ पर सॉलिड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें हमेशा हीट का ट्रांसफर होगा। कब तक, जब तक इसका टेम्परेचर 0 केल्विन डिग्री से ऊपर रहेगा। याद रखिएगा 0 डिग्री केल्विन पर आपका जो हीट ट्रांसफर होगा वो 0 होगा, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या करा है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें किससे होगा, कन्वेक्शन से केवल होगा। क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। ठीक है, कन्वेक्शन। आइए इसको समझ लेते हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ लीजिएगा। अगर हम बात करें कंडक्शन की, बात करें कंडक्शन की बात करें हम लोग, तो कंडक्शन क्या होगा, जनरली सॉलिड्स में होता है। तो सॉलिड्स में मान लेते हैं, मेटल की मान लेते हैं, तो मेटल में आपके पास जो एटम्स होते हैं, मेटल्स में एटम्स होते हैं, एटम्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनमें जो
कंडक्शन में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, ये क्या होता है, अगर वो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे मेटल के अंदर घूमते रहते हैं, तो इनके घूमने की वजह से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। और एक आप पढ़े होंगे लैटिस वाइब्रेशन। लैटिस वाइब्रेशन कहने का मतलब है अंदर इसका एक जाल बना रहता है एटम्स का, वो जाली क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से भी क्या हीट का ट्रांसफर होता है। तो उससे तो ऐसा जब होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे मेटल के अंदर, इसमें मेटल नहीं मूव कर रहा है, केवल मेटल के अंदर मतलब सूक्ष्म कण मूव कर रहे हैं। आप बाहर से देखेंगे तो आपको मेटल पूरा का पूरा स्थिर अवस्था में रहेगा, लेकिन आप लोग बहुत ही छोटे लेवल पे जाके देखेंगे तो एटम्स क्या होंगे, अंदर एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या करते होंगे, मूव करते होंगे। उसी तरह से कन्वेक्शन की बात करें हम लोग, कन्वेक्शन की बात करें तो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन में आपका जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, मूव करता है। बेसिकली क्या है, यदि कोई प्लेट है, यदि ये कोई प्लेट है, ये बहुत ही हॉट प्लेट है, ये क्या है, हॉट प्लेट है, और यहाँ से आपकी क्या आ रही, एयर आ रही, कूल्ड एयर आ रही है, तो क्या होगा, हॉट प्लेट से कूल एयर के अंदर क्या जाती है, हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये मोशन की वजह से हो रहा है, याद रखिएगा मोशन की वजह से हो रहा है। किसके मोशन की वजह से, ये जो आपके पास जो एयर या हवा आया है उसके मोशन की वजह से हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्शन बोलते हैं। तो जब कभी भी, और ऐसा होता क्या है, इसमें होता क्या है, जो प्लेट के पास एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे तो ऊपर उठ जाएंगे, और जो प्लेट से ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे गर्म होंगे तो क्या हो जाएगी, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन जो प्लेट के ऊपर जो है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा और ठंडा होते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे आना शुरू करते हैं। तो गर्म वाले ऊपर और ठंडे वाले नीचे, ये ठंडे वाले नीचे गर्म वाले ऊपर, तो ऐसा होने से क्या हो जाता है, एक आपका एक एक लूप का निर्माण हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये कन्वेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लूप का निर्माण हो रहा है, ठंडी हवा नीचे आ रही है और गर्म हवा ऊपर जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक कांस्टेंट क्या होगा, लूप का निर्माण हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया समझने के लिए, वीडियो ये थोड़ा ये लंबा हो गया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, आपके आगे काम ही आएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, ठीक है। एक थोड़ा सा और अगर आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन होता है जो फूरियर लॉस पे आधारित होता है। फूरियर से साइंटिस्ट थे, फूरियर लॉ पे आधारित होता है। और दूसरा जो कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन जो होता है ये न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर आधारित होता है, कूलिंग पर आधारित आधारित होता है। और आपका जो, और जो आपका रेडिएशन है ये आधारित होता है, शायद हाँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम पे, स्टीफन बोल्ट्जमैन बोल्ट्जमैन के नियम पे, बोल्ट्जमैन के BOLT बोल्ट्जमैन के नियम पर। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर मैं बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो छठे का हो जाएगा, जो छठे का ऑप्शन कौन सा देगा, दूसरा। सातवें पे आ जाइए। सातवें पे क्या कर रहा है, इफ IHP FHP ऑफ इंजन नोन वी कैन कैलकुलेट। तो सबसे पहले समझते हैं कि IHP और FHP क्या होता है। तो होता क्या है, IHP को बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। IHP को IHP को बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। उसी तरह से FHP को बोलते हैं फ्रिक्शन हॉर्स पावर।
फ्रिक्शन हॉर्स पावर। और और क्या बोलते हैं, BHP, ब्रेक ब्रेक हॉर्स पावर, ये होता है। तो हमसे रिलेशन पूछ रहा है, तो वैसे रिलेशन एक होता क्या है, रिलेशन जो होता है, एक रिलेशन होता है हमारे पास, ये रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, एफ पी बराबर फ्रिक्शन पावर जो होता है वो बराबर होता है इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर के। ये आपके पास रिलेशन होता है। तो यदि हमें तो हमसे पूछा गया है कि यदि हमें IHP, ये होता है रिलेशन, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। जो रिलेशन होता है, फ्रिक्शन हॉर्स पावर बराबर होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर माइनस ब्रेक हॉर्स पावर। ये आपके पास रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। तो यदि हमें यदि हमें यदि हमें IHP पता हो और FHP पता हो, तो क्या हम BHP नहीं निकाल सकते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड BHP हो जाएगा। आइए इसको समझ लेते हैं क्या क्या होता है, FHP क्या होता है और IHP क्या होता है, BHP क्या होता है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका एक हीट इंजन है। ये क्या है, ये हीट इंजन है जिसको हम लोग पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, ये जो है, ये आपके पास पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। ये आपके पास ये सिलेंडर है, इसके अंदर का ये सिलेंडर है। बेसिकली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। और इसकी आप लोग वर्किंग देख लीजिएगा, जो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं बताता। IHP क्या होता है, ये होता है PLAN/60। पी क्या होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन के ऊपर लगने वाला क्या होता है, ये प्रेशर होता है। एल क्या होता है, पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी तय करता है वो उसकी क्या होती है, स्ट्रोक लेंथ हो जाती है। ए क्या होता है, इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। एन क्या होता है, RPM होता है, कि क्रैंक जो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है उसका RPM हो जाता है। तो ये मैंने लिख दिया उसको। उसी तरह से ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है। ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा, ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है। ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है, क्रैंक शाफ्ट है। ये क्या है आपकी, क्रैंक शाफ्ट है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये क्या है आपका, ये आपकी क्या है, ये क्रैंक शाफ्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन। ये क्या आपकी, ये जो छोटा सा दिख रहा है ये क्रैंक शाफ्ट हो। ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट है। क्या है ये आपका क्रैंक, ये क्रैंक शाफ्ट है। तो क्रैंक शाफ्ट पे जो पावर मिलती है, जो क्रैंक शाफ्ट पे पावर मिलती है उसको बोलते हैं ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। और जो पावर आपको पिस्टन पे मिलता है, जो पावर आपको पिस्टन पे मिलता है, ये यहाँ पे जो पावर आपको पिस्टन पे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और हमें पता है कि जो पावर पिस्टन पे प्राप्त हुई है वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू होता हुआ क्रैंक पर आ रहा है। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ये एक दूसरे में रगड़ खाते हैं, फ्रिक्शन होता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पावर प्रोड्यूस होती है वो लॉस हो जाती है फ्रिक्शन में। तो कितनी पावर प्रोड्यूस लॉस हो जाती है, तो आपने प्रोड्यूस किया है IHP और ब्रेक हाउस और मिला आपको क्या, BHP। तो दोनों का जो अंतर होगा वही तो फ्रिक्शन में चला जाएगा। तो ये होता है आपका फ्रिक्शन पावर होगा। ऐसा करता हूँ, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग 7 पे। 7 पे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन सॉरी, हाँ से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे तो क्या करें, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील वर्क पीस में बी डन फॉर द रीजन। एक होता है मटीरियल्स होते हैं, जैसे स्टील हो गया, उसका हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट करने का हमारा कुछ उद्देश्य होता है। तो हमें वो सेलेक्ट करना है जो हमारा उद्देश्य नहीं होता है, जो हमारा उद्देश्य नहीं होता है, राइट। हमें यही सेलेक्ट करना है। तो देखो, तो हीट ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं,
हीट ट्रीटमेंट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, स्टील को हार्ड करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है। और इससे क्या करते हैं हम लोग, स्टील को हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट भी करते हैं, ये भी सही है हमारा। अब क्या करते हैं, स्ट्रेस को भी रिलीव करते हैं, ये भी हमारा सही है। और टू चेंज इस कलर, ये गलत हो गया आपका, क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसका मतलब है हीट ट्रीटमेंट से हम लोग क्या करते हैं, स्टील को हार्ड करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, और उसके अंदर जो स्ट्रेस होता है उसको कम करते हैं, लेकिन उसका कलर परिवर्तन करने के लिए नहीं करते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि वो बताइए जो आपका पर्पस नहीं होता है, तो हमें चेंज कलर नहीं करना होता है, हमें चेंज कलर नहीं करना पड़ता। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8वें का। आगे देखते हैं 9 को। 9 को क्या कह रहा है, ये भी हीट ट्रीटमेंट से ही आधारित है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द अमंग दिस स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन इन केस हार्डनिंग। हीट ट्रीटमेंट होता है, हीट ट्रीटमेंट के बहुत प्रकार होते हैं, उसी में क्या होता है, केस हार्डनिंग होता है। क्या होता है, केस हार्डनिंग होता है। इसको समझ लेते हैं, क्या केस का हार्डनिंग होता आखिर क्या है, केस हार्डनिंग क्या होता है, होता क्या है। मान लेते हैं ये आपका स्टील का स्पेसिमेन है, ठीक है, ये स्टील का स्पेसिमेन है, और हम चाहते हैं कि इस हम चाहते हैं कि इसके चारों तरफ एक हार्ड सरफेस बन जाए, उसके सरफेस पे। तो क्या करते हैं हम लोग, केस हार्डनिंग करते हैं, और क्या कराते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बन जो होता है, कार्बन को डिपॉजिट करवाते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है वो स्टेप बताइए जो नहीं होता है, स्टेप नहीं होता है, वही आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला क्या है, क्वेंचिंग, हीटिंग, एलॉइंग एब्जॉर्प्शन टाइम इन कार्बन टेम्परिंग। तो क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, टेम्परिंग नहीं होगा, क्या होगा, टेम्परिंग आपका नहीं होगा, राइट, टेम्परिंग आपका नहीं होगा। टेम्परिंग एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं, जो आपका स्पेसिमन होता है उसको जब वो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है, जब हार्ड हो जाता है तो उसको हम लोग दोबारा क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, क्या करते हैं, दोबारा हीट करते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या होता है, उसका जो हार्डनेस होती है वो कम होता है, और वो मुलायम होता है, बात ही होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि क्वेंचिंग में क्या होता है, क्वेंचिंग भी क्या कर देता है, क्वेंचिंग भी आपका एक हार्ड सरफेस प्रोड्यूस कर देता है। होता क्या क्वेंचिंग में, आप स्टील को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, स्टील को क्या कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। स्टील होता क्या, बेसिकली आयरन और कार्बन का एलॉय होता है। आप स्टील को क्या करोगे, बहुत ही इसको क्या करते हो, गर्म करते हो, और गर्म करने के बाद क्या करते हो, इसको पानी के अंदर सडनली क्या करते हो, डुबो देते हो, जिससे होता क्या है, स्टील क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, राइट। आगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का 4। तो हम लोग जब जब हम लोग हार्डनिंग करते हैं तो टेम्परिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हार्ड चाहिए होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, तो कह रहा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड। इसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। आइए समझते होता क्या, जो बल्क मॉडुलस होता है, इसका जो मात्रक होता है मेगा पास्कल होता है। इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है कि पी अपॉन माइनस का डेल्टा वी बाई वी। माइनस इसलिए आया क्योंकि यदि किसी बॉडी को कंप्रेस करते हैं तो उसके वॉल्यूम में परिवर्तन, उसमें उसका वॉल्यूम में कमी आती, इसीलिए क्या हो गया, नेगेटिव मार्क यहाँ पर आ गया। तो मान लेते हैं ये कोई एलिमेंट है, इसको तीनों तरफ से क्या किया जा रहा है, प्रेशर से दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में इसकी क्या हो जाता है, वॉल्यूम में परिवर्तन वी आ गया है, और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या हो गया, वी हो गया। तो आपका जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या फिर प्रेशर बोल दो, और बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो आपका डेल्टा वी बाई वी होता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक विहीन होगा। तो जो जो के का जो मात्रक होगा वही मात्रक क्या होगा, पी का मात्रक होगा, तो इसका हो जाएगा मेगा पास्कल होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अ सिल्वर ऑर्नामेंट इज सस्पेक्टेड टू बी हॉलो, इट्स वेट इज 288.75 ग्राम एंड इट कैन डिस्प्लेस 30 cubic centimeter of water. If the specific gravity of silver is 10.5, find the volume of the cavity. कहने का मतलब है, मान लेते ये कोई सिल्वर का आभूषण है और हमें पता चला, हमें किसी ने कहा कि इसके अंदर क्या है, कैविटी है। कैविटी का मतलब है इसके अंदर होल है होल है, तो आपसे पूछा गया है उस होल का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, ये और इसको इसको ये ऐसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग इस सिल्वर के सैंपल को या फिर ज्वेलरी ऑर्नामेंट या फिर गहने को क्या कर देते हैं, हम लोग वाटर में डुबो देते हैं। क्या कर देते हैं, वाटर में डुबो डुबो देते हैं। तो आभूषण का द्रव्यमान आपको दिया गया है, ये जो आभूषण है, ये जो गहना है जो भी होगा, इसका जो आभूषण है वो कितना है, 288.75 ग्राम है। तो क्या करते हैं, 288.75 में गुणा कर देते 10⁻³ से किलोग्राम में निकल के आएगा। तो क्या रहा कि v क्या है, ये आपको v क्या है, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय द सिल्वर ऑर्नामेंट एंड हॉलो कैविटी। कहने का मतलब है यदि इस ऑर्नामेंट को क्या करें या फिर इस आभूषण को यदि हम लोग पानी में डुबो देंगे तो क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। कितना डिस्प्लेस करेगा, वो 30 सेंटीमीटर क्यों डिस्प्लेस करेगा। आगे क्या दे रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर दे रखा है। सिल्वर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा है, हमको लग रहा है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 10.5 दे रखा है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दे रखा है, 10.5। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है सिल्वर का वो कितना दे रखा है, 10.5 दे रखा। और हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा, 10.5 इंटू 1000। क्यों, क्योंकि 1000 क्या होता है, 1000 आपका क्या होता है, वाटर की डेंसिटी या फिर घनत्व होता है। तो और जैसे हमें पता है और हमें ये भी पता है, जो मास होता है, जो मास होता है वो मास कितना होता है, डेंस मतलब घनत्व मल्टीप्लाइड वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम कितना निकल, सिल्वर का वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा, मास ऑफ वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम। और हमें दिया गया है, मास दे रखा गया है, डेंसिटी भी डेंसिटी हमने निकाल लिया है, डेंसिटी हमने क्या कर लिया, यहाँ से निकाल लिया है। और जब हम लोग क्या करें, मास को डेंसिटी से निकालेंगे तो किसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ये वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा सिल्वर का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और हमें दिया गया है, जो टोटल वॉल्यूम है वो 30 सेंटीमीटर क्यूब है। और ये किससे मिलके बना हुआ, सिल्वर से मिलके बना, कैविटी से मिलके बना हुआ। तो क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम से सिल्वर के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे कैविटी का वॉल्यूम नहीं पता चल जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये हमारा क्या आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था, तो कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो 11वें का कितना हो जाएगा, 11वें का दूसरा हो जाएगा, 11वें का दूसरा हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो से जल्दी चलते हैं नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये क्या दे रखा है, ये आपको शंकु दे रखा है। क्या दे रखा है, ये शंकु दे रखा है। ये शंकु की हाइट है और इस शंकु का रेडियस है। तो इसका पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होता है। हमें पता है शंकु का जो वॉल्यूम होता है, ये हमें दिया गया, रेडियस हमको दिया गया है, हाइट दे रखा, वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब इसको रखेंगे तो कितना आएगा, 314 इंच का क्यूब आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 314 इंच की। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। राइट, ये किसका, तो 12वें का आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13वें में आते हैं। 13वें में क्या कह रहा है, 13वें में कह रहा है, 13वें में कह रहा है, अ कोन एंड द सिलेंडर हैव द सेम रेडियस एंड हाइट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देयर वॉल्यूम। कहने का क्या मतलब है, ये आपके पास ये सिलेंडर यानी बेलन दे रखा है और आपके पास शंकु दे रखा है। अब ये कह रहा है कि इस बेलन की जो हाइट है और जो शंकु की हाइट है दोनों बराबर है, और इस बेलन का जो रेडियस है वो इस शंकु के रेडियस के बराबर है। तो इसके वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, तो हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाया स्क्वायर एच होता है। और कोन का या फिर शंकु का कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम देख सकते हैं कोन का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम का कितना होगा सॉरी, सिलेंडर के वॉल्यूम में कितना होगा, 1/3 होगा। तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं,
तो क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन, ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या करें, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ कोन दैट ऑफ सिलेंडर, तो 1/3 होगा, तो यही सही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन है, जो कोन का वॉल्यूम है वो क्या रहा, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है। यही हमको चाहिए होगा, क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो 11वें कितना हो जाएगा, सॉरी 13वें का कितना हो जाएगा, 13वें का दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14 वाले पे। अब पूछा आपसे कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स है, हमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, हमें वो चूज करना है जो गलत है। फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो डाउन द थिंग्स, ये एकदम सही है। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन हमेशा चीजों को क्या करता है, स्लो कर डाउन करता है। फ्रिक्शन इज नेवर यूजफुल, फ्रिक्शन इज नेवर यूजफुल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रिक्शन हमारी क्या करता है, मदद भी करता है। फ्रिक्शन हमारी क्या करता है, मदद करता है। तो हम लोगों ने लेवल 1 में देख रखा था कि जो फ्रिक्शन होता है वो जो 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 व्हीकल होती हैं उसमें जो ब्रेक होता है वो फ्रिक्शन पे आधारित रहता है, फ्रिक्शन पे आधारित रहता है। तो काम करते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन कैन स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मूविंग, ये तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों भी क्या है, सही है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, वही हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या, ये सही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ना आपका, ये आपका 2 सही हो जाएगा, 14वें का 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, 15 पे देखते हैं। 15 में क्या रहा है, अ सिंपल इनक्लोज लेंथ ऑफ वायर दैट हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट, तार के सामान्य संलग्न लंबाई जिसमें न्यूनतम गलन बिंदु होता है उसे कहते हैं, इसको फ्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज का जो मटेरियल होता है वो जिंक होता है, लेड होता है, टिन होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बाद क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, ये 16 क्या कर रहा है, विच मटेरियल में आल्सो भी कंसिडर सेमीकंडक्टर एलिमेंट, आपका जो कार्बन होता है उसको सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। 16 का पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 में, 17 में करते हैं, विच टाइप ऑफ डायोड यूज्ड एज कंपाउंड ऑफ गैलियम आर्सेनाइड इन इट्स कंस्ट्रक्शन, तो ये क्या आ जाएगा, आपका लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा, 17 का पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच इज नॉट एन इंसुलेटर, आपको पता है कि जो ऊन होता है इंसुलेटर होता है हीट का, प्लास्टिक भी इंसुलेटर होता है, कॉपर क्या होता है, ये ऊष्मा का चालक होता है, तो ये कहा जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी। 19 को देख लेते हैं, 19 थोड़ा सा, 19 का जो होगा 19 का है, अ बॉडी एक्सेलेट्स स्पीडली फ्रॉम 88 किलोमीटर और टू 24 किलोमीटर और इन 4 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलेरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। वो कह रहा है कि एक बॉडी है सबसे शुरू में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही थी, और बाद में कितना हो गई, 24 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली स्पीड, और इतना करने में कितना समय लगा, तो 4 सेकंड लगा। तो पूछ रहा है आपसे उसका त्वरण कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो हमें पता है, सॉरी, हमें पता है वेलोसिटी कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकंड। यदि 8 किलोमीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आएगा। उसी तरह V2 आ जाए आपका, तो V2 माइनस V1 आपका कितना आ जाएगा, V2 माइनस V1 कितना आ जाएगा, 40/9 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हम लोग। तो और डेल्टा टी कितना देखा है, 4 दिया गया है। V1 प्लस V2 आपका कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और हमें पता है एक्सेलेरेशन जो होता है वो एक्सेलेरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम होता है। तो क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, 10/9 यानी 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और हमें पता है गति का दूसरा नियम जो होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। यू क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो उसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। गुणे टाइम कितना लग रहा है, 4 दिया ही गया, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन निकाल लिया आपने, और टी मतलब 4 था, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एस कितना 17.77 आ जाएगा। तो आपका एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलेरेशन आ रहा है 1.11, और आपका जो डिस्टेंस कितना रहा, 17.77 आ रहा, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये सॉरी 19 का कितना हो जाएगा, 19 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 20 को। अब क्या करें, एमकेएस स्टैंड फॉर द, एमकेएस जो होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड सेकंड होता है, ये बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं,
21 को देखते हैं। 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो हमको पता है जो भार होता है मास इंटू ग्रेविटी होता है। तो हमसे पूछा कि मास का मान अगर 1 kg रख देंगे तो 1 किलोग्राम के बराबर होगा। तो जब 1 kg रखेंगे, जी का मान 9.8 लेंगे तो कितना आ जाएगा? 9.8 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 का पहला। आगे बढ़ते हैं 22 पे। विच मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट हीट। कहने का मतलब है हीट जब एक जगह से जब दूसरे जगह जाती है, कि एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसा किस में होता है? रेडिएशन में होता है। तो 22 तो क्या कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसमें आ जाते हैं। नॉर्मलाइजिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस टेकिंग प्लेस। जो नॉर्मलाइजिंग होता है वो क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग होता क्या है? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्टील को क्या करते थे? हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जब कभी भी आपका स्टील बहुत ही हार्ड हो जाता है, तो उसके अंदर हम लोग डक्टिलिटी स्टोर करने के लिए या फिर तन्यता को पुनः लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मलाइजिंग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टील को भट्टी में गर्म करते हैं और उसको उसके अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस पे ले जाकर क्या करते हैं? उसको गर्म कर देते हैं। और भट्टी से निकाल करके, जो भट्टी से निकालने के बाद इसको हवा में या फिर एयर में क्या करते हैं? ठंडा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? 30 to 50 डिग्री एबव द एवर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो 25 से कितना हो जाएगा? पहला हो जाएगा। सॉरी, 2300 का कितना हो जाएगा? 2300 का पहला हो जाएगा। थोड़ा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगा, हो रही है। आगे देखते हैं 24 को देखते हैं। ओम्स लॉ क्या रहता है? ओम्स जो नियम ओम्स लॉ हो जाता है, वी बराबर आई आर होता है। वी बराबर आई आर होता है। तो वी बराबर आई होता है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बना। तो 24 कितना हो जाएगा? पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते 25 वाले में देखते हैं। अब आपको दे रखा फॉर, ये कह रहा है ए माइनस बी बराबर 7 दे रखा है, ए प्लस बी बराबर 13 दे रखा है। तो पूछ रहा है आपसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। जब इसको रखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 91 आएगा। तो कितना आ जाएगा? 25 कितना आ जाएगा? ए। आगे देखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर इज डिफाइंड है। मैकेनिकल एडवांटेज आपको मैंने पहले पढ़ा रखा है। लीवर क्या होता है? लीवर बेसिकली एक रॉड होता है और जहां पर एक आलम्ब लगा रहता है। यहाँ पर आपका क्या होता है? एफर्ट लगाते हो, आप लोग एफर्ट लगाते हो और यहाँ से क्या करते हो? बोझ को आप लोग क्या करते हो? उठाते हो। बोझ यानी डब्लू को क्या उठाते हो? क्या हो जाएगा? बोझ या फिर रेजिस्टेंस जो बोलते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या हो जाएगा? आपने कितना बोझ लगा उठाया है और बटे कितना आपने एफर्ट को लगाया है। ठीक है? तो ये क्या हो जाता है? तो रेशियो क्या होता है? रेजिस्टेंस फोर्स अपॉन एफर्ट फोर्स। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है? तो 26 का एक हो जाएगा। आ जाते हैं 27 वाले पे। अब 27 में क्या रहा है? लॉन इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल विथ वन साइड मेजरिंग 15 मीटर एंड डायगोनल इज 70 मीटर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द लॉन। ये आपके पास लॉन है। ये क्या है? ये क्या है? ये आपके पास एक लॉन है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर लॉन है। ये रेक्टेंगुलर क्या है? लॉन है। क्या है ये? रेक्टेंगुलर लॉन है। ये रेक्टेंगुलर क्या है? लॉन है। तो कह रहे हैं एक साइड इसका 15 दिया गया और ये क्या डायगोनल है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे? एक्स को निकाल लेंगे। 17 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बार कितना? 8 आ जाएगा। तो हमें पता है इसका एरिया होता है रेक्टेंगल का, आयत का एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। सॉरी, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू 8। ये क्या आ जाएगा? 120 हो जाए तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2700 का आपका पहला हो जाएगा। 2700 का पहला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28वें में देखते हैं। हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या कहता है? हाइड्रोस्टेटिक लॉ होता है जो P बराबर एच रो जेड के बराबर होगा। जेड क्या होता है? यदि मान लेते हैं कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, कोई बॉडी है, वो फ्री से ये इस सतह से पानी भरे सतह से एच हाइट नीचे पर है, तो उसमें जो प्रेशर का मान होता है P बराबर रो जी एच के बराबर होता है। यहाँ पर हाइट का जो मान है वो जेड से प्रदर्शित किया गया। आप ये नोट जरूर कर लीजिएगा कि यदि किसी जल में नीचे की तरफ जाते हैं तो प्रेशर का मान बढ़ता है और इसी जल में नीचे से ऊपर जाते हैं तो प्रेशर का मान क्या होता है? घट। आगे देखते हैं 29 पे। रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस के बारे में पूछा जा रहा है। तो यंग मॉडुलस आपको ई से प्रदर्शित करते हैं और बल्क मॉडुलस को के से प्रदर्शित करते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 रिलेशन होते हैं।
क्या होते हैं, 3 रिलेशन होते हैं। ई बराबर होता है, ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू होता है, ई बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू होता है, और ई बराबर 9kg प्लस 3k प्लस जी होता है। तो हमसे रिलेशन किसी बारे में पूछा गया है, ई के बारे में पूछा गया और के बारे में पूछा गया है। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें देखो ई और के बारे में दिया गया है। तो यहाँ से के बराबर निकाल सकते हैं ई अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। तो आप देख सकते हैं के बराबर ई बटे 3 अपॉन 1 माइनस 2, आपका क्या हो जाएगा, 29 का फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 का फर्स्ट। तो कौन सा हो जाएगा 29 का। आगे देखते हैं 30 को। 30 में क्या कहते हैं, द रेजिलियंस इज मेजर ऑफ द रेजिलियंस इज मेजर ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी इलास्टिक लिमिट। कहने का मतलब है, जब कभी स्टील का हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम खींचते हैं, स्ट्रेस डायग्राम खींचते हैं, तो ये होता है इलास्टिक लिमिट होता है। तो यह इस इलास्टिक लिमिट तक जितना एनर्जी ये क्या करता है, मटेरियल स्टोर करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं। तो 30 क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका स्ट्रेस होगा, और ये आपका क्या हो जाता है, स्ट्रेन हो जाएगा, STRAIN हो जाएगा। ठीक है, और जो स्ट्रेन एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ हाफ सिग्मा इंटू ई। आपके पास क्या हो जाए एनर्जी। 30 के बाद देख लेते हैं, 31 को देख लेते हैं। log 2 का मान आपका इतना दिया गया है, तो 2 की पावर 56 में क्या कितने डिजिट्स होंगे पूछा गया है। तो मान लेते हैं n बराबर 2 की पावर 56, दोनों तरफ से हमने क्या किया, लॉग ले लिया। लॉग लेने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया है, 17 आ गया। और जब हम लोग लॉग को हटाते हैं तो क्या करते हैं, 10 की पावर इतना लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। क्या होगा, 32 को देखते हैं। जेनर डायग्राम क्या होता है, जेनर डायग्राम क्या करता है, बेसिकली ब्रेकडाउन रीजन में कार्य करता है। 33 को आ जाते हैं। द स्टडी ऑफ वियर एंड टियर ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से किसी में टूट फूट या फिर होती है, तो उसको किसके अंतर्गत रखते हैं हम लोग, ट्राइबोलॉजी के अंदर रखते हैं। आगे देखते हैं 34। हुक्स लॉ वियर, हुक्स लॉ जो होता है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है, इसके बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन है। इलास्टिक लिमिट तक आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं इलास्टिक, ये आपका स्ट्रेस हो गया, ये आपका स्ट्रेन हो गया। स्ट्रेस और स्ट्रेन में इलास्टिक लिमिट तक अगर मान लेते ये हमारा इलास्टिक लिमिट है, तो क्या होता है, इलास्टिक लिमिट तक में क्या स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के होता है। जब प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते हैं ई बोलते हैं, और ये एप्सिलॉन है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी गेट रिड्यूस व्हेन। ये पूछ रहा है कि जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होती है वो कब रिड्यूस हो जाती है। तो होता क्या है, आपके पास ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपके पास पिस्टन सिलेंडर क्या होता है, अगर आप लोग देखे होंगे क्या नाम है, मैं समझा देता हूँ। बेसिकली क्या होता है, ये आपका जो पेट्रोल या डीजल इंजन होता है, ये मान लेते हैं ये आपके सिलेंडर का वॉल्यूम है, और ये आपका इनटेक हो गया। तो जितना वॉल्यूम होता है उतना वॉल्यूम एयर का नहीं आ पाता है, इसकी वजह से उसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो होता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होता है वो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। और क्या होता है, ऊपर कितना कितना एयर का कितना वॉल्यूम आया, एयर का एयर का एयर का कितना वॉल्यूम, एयर का कितना वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर आया, सिलेंडर 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 के अंदर, सही कर लेता हूँ। क्या मैं बता रहा था, मान लेते हैं ये आपका ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम मान लेते हैं कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, V है। और ये इनटेक इनटेक मैनिफोल्ड है, मतलब कि क्या है, यहाँ से इन हो रहा है एयर, यहाँ पर क्या रहा है, एयर इन कर रहा है। तो एयर इन हुआ, एयर कितना इन कर रहा है, ठीक है। और एक्चुअल में कितना एयर आ सकता था,
तो उसका जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बोलते हैं। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या हो जाएगी, सिलेंडर के अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ सकता था और एक्चुअल में कितना वॉल्यूम आया है, एक्चुअल में कितना वॉल्यूम आया है, उसका जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है आपका, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, राइट। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका इनलेट वाल्व क्लोजेस बिफोर बी डी सी, इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा, बिफोर बी डी सी। एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देता हूँ, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये सिलेंडर है, ये एक, यहाँ पर आपका इनलेट का पाइप आता है और ये अपना एग्जॉस्ट का पाइप होता है। तो जब पिस्टन नीचे जाता है, पिस्टन क्या होता है, नीचे जाता है तो आपका एयर नीचे आने लगता है। तो आप अगर पिस्टन ये नीचे जा रहा है, इसको बोलते, जब नीचे जाता है तो इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाले को बोलते हैं टॉप डेड। तो ये बताइए, जब पिस्टन नीचे आ रहा है तो उस आने से पहले ही अगर आप लोग पिस्ट या इस वाल्व को बंद कर दोगे तो क्या एयर यहाँ पर आ पाएगी, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए पूछ रहा है इनलेट वाल्व क्लोजेस बिफोर बीडीसी, तो पिस्टन के बीडीसी तक पहुंचने से पहले ही आप लोग वाल्व को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, तो एयर आ ही नहीं पाएगी। तो एयर जब आ ही नहीं पाएगी तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। ये आपका सही है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन को बहुत ही मैंने तेजी से बताया है, उसको थोड़ा सा समझे आप लोग। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।